हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं हूं निशांत राजकेतन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू कॉन्सेप्ट पे। तो जैसा कि आपको पता है बीएचयू कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बीएचयू को समर्पित है और बीएचयू कॉन्सेप्ट आपको विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता है, चाहे वो सीएचएस इंट्रेंस हो, चाहे वो बीएचयू के लिए बीए आर्ट्स हो, बीए सोशल साइंस हो, आपको इसकी तैयारी कराता है। तो ऐसे करके आप लोग बीएचयू कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो जिसका भी सपना है कि वो बीएचयू में जाके पढ़े, उनके साथ इस चैनल को शेयर करें और लोगों को बताएं बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं आपको और यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में पक्का आते ही है। तो आप लोग भी जुड़े रहिए बीएचयू कॉन्सेप्ट से और बीएचयू कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा फैलाओ, अपने दोस्तों को भी बताओ और उन्हें भी बोलो जुड़ने के लिए। तो मैं हूँ निशांत राजकेतन, ये मेरा पहला क्लास है आप लोगों के साथ। तो इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 प्रश्न। तो मैं आपके लिए ऐसे अब डेली रोज प्रश्न लेके आता रहूँगा 20 और आपको वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा। तो जैसे कि मैं 20 प्रश्न लेके आया हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आपको मैं साथ ही साथ बताते चाहूँगा। तो आप लोग इससे भी लिखते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको वो भी ध्यान में रखना है और ये 20 क्वेश्चन को तो ध्यान में रखना ही है। तो इसी के साथ चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोग देख सकते हैं, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो मतलब है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो मैंने क्वेश्चन को दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए तैयार किया है, क्योंकि कुछ बच्चे शायद हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम से होंगे। तो ये क्लास दोनों मीडियम के लिए है और दोनों लोग अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा सभी कुछ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है, वो है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो जैसा कि आपको पता है सौरमंडल में मतलब कि सोलर सिस्टम में आपके 8 ग्रह हैं और सन इसके बीच में है, बीच में सेंटर में है और ये 8 ग्रह सन के चक्कर लगाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो 8 है आता है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सन इसके ऑर्बिट में है और यहाँ पे 8 ग्रह एक लाइन से बने हुए हैं। तो ऐसे करके सबसे बड़ा ग्रह जो सोलर सिस्टम में वो है जुपिटर। तो ऐसे करके मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता जाऊंगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा इसमें जुपिटर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाएगा तो वो है मरकरी। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। मतलब कि एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे नोट में आप लोग देख सकते हैं कि आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसा कि आपको पता है। और मैंने इसके एक क्रम से, इसके एक लाइन से, जैसे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है और ऐसे करके मैंने इसे लिखा भी है। बुध है पहला, सबसे पहला, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ऐसे करके आप लोग एक लाइन से जिस भी क्रम में है ग्रह आपको वो भी याद करके रखना है, ताकि आगे आपको काम आए, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा जो है वो बुध है। हिंदी में मरकरी को बुध बोलते हैं और जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, ठीक है। पहला अगला प्रश्न जो है वो है रॉकी माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन। तो आप लोगों ने शायद रॉकी पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा। तो ये रॉकी पर्वत जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। ये रॉकी पर्वत, इंग्लिश में इसे रॉकी माउंटेन कहते हैं और हिंदी में रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं हाईएस्ट पीक इन रॉकी इज माउंट एल्बर्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा हिमालय क्या है, एक माउंटेन रेंज है, लेकिन उसका जो सबसे ऊंचा चोटी वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो ऐसे ही रॉकी पर्वत श्रृंखला है, एक माउंटेन रेंज है, जैसे हिमालय माउंटेन रेंज है तो ऐसे ही रॉकीज माउंटेन रेंज है। ऐसे करके तो आप लोग जानते होंगे कि हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रॉकी पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी वो क्या है, माउंट एल्बर्ट है। और जिसकी हाइट कितनी है तो आप लोग देख सकते हैं 4401 मीटर, मतलब कि 14,440 फीट, जिसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 4401 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट के लगभग आधा है। तो आप ऐसे करके दोनों को रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक आपके ब्रेन में रहेगा, दिमाग में रहेगा और आप लोगों को आसानी होगी याद करने में। तो ऐसे करके आप लोग इसे याद रख सकते हैं। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, और जो कि समुद्र से कितनी फीट ऊंची है, 14,440 फीट, और मीटर में अगर चेंज करते हैं तो 4401 मीटर। तो अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड प्रश्न पे, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है और द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आपको पता होगा, शायद आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांटा गया है। बीच में आपका इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, और लैटिट्यूड मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोगों ने पढ़ा होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांटा गया है पूरे वर्ल्ड को। और इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में, मतलब इक्वेटर के ऊपर है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो नॉर्थ में है, ठीक है।
तो जैसे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ पे 8 डिग्री है, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोगों का तीसरा प्रश्न। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा कि इसका जो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इसका जो फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो फिर चौथा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सहारा इज सिचुएटेड इन। तो आप लोगों ने सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा। सहारा स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो आप लोगों ने सहारा का नाम सुना होगा, सहारा अफ्रीका में है। जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कहाँ है, अफ्रीका में है। तो इसका आंसर सी सबसे सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्ल्ड मैप में सहारा कहाँ पे स्थित है। तो जैसे कि मैंने इसका पिक्चर डाउनलोड किया था, तो सहारा डेजर्ट को मैं आपको दिखाना चाहूँगा सहारा कहाँ पे, ताकि आप लोगों को याद रहे अच्छे से। तो ये हो गया हमारा आगे वर्ल्ड का मैप, और आप लोग देख सकते हैं इसमें सहारा डेजर्ट कहाँ पे है। तो ये अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहीं पे हम लोगों का सहारा डेजर्ट है। वो भी अफ्रीका के सबसे ऊपरी पार्ट में है, मतलब अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र अफ्रीका का कवर करता है। तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा अफ्रीका। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। तो आपको जैसे कि पता है सबसे ऊपर की पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया। तो लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका और इन द रीजन ऑफ मेडिटेरियन सी कोस्ट, सी के कोस्ट मतलब कि समुद्री तट पे, भूमध्य सागर के समुद्री तट पे स्थित क्षेत्र है ये हमारा सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। तो पांचवा जो प्रश्न है वो है बीच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो राइस का जो सबसे बड़ा उत्पादन जो करती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है, वो देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है राइस का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चीन। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। और जो भी एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी आप नोट्स में लिख सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द प्रोडक्शन। तो चीन जो है दुनिया के लिए 30% जो राइस, मतलब 100% में से 30% जो राइस का उत्पादन होता है उसमें से वो 30% चाइना ही उत्पादन करती है उसका। चाइना उत्पादन के 30%, भारत के बाद 24%, मतलब कि भारत 24% उत्पादन करता है राइस का पूरे दुनिया में, चाइना 30%, और उसके बाद आती है बांग्लादेश जो कि 7% राइस का उत्पादन करती है, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। और आ जाते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो छठा जो क्वेश्चन है वो है शीत कटिबंध किसके नज़दीक है, फ्रिट जोन लाइज नियर। तो ये फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक ज्योग्राफी का आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों को इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये जितना भी चीज़ है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी का ये बेसिक है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसे भी मैं आपको फिगर के द्वारा एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हैं फ्रिट जोन कहाँ पे। तो ये जो पोल है, सबसे नीचे पोल होता है, यहाँ पे पोल और यहाँ पे पोल, और आर्टिक सर्कल के बीच में, तो पोल और आर्टिक सर्कल के बीच का जो रेंज होता है उसे फ्रिट जोन कहते हैं, मतलब शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो आर्टिक सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा शायद बोलते हैं। कर्क रेखा और पोल, मतलब कि ध्रुव के, कर्क रेखा और पोल के बीच, ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे फ्रिट जोन कहते हैं, मतलब कि शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कहाँ पे, किसके नज़दीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किसके नज़दीक होता है। तो पोल्स के नज़दीक होता है, ये आपको पता है। इक्वेटर तो बीच में होता है, उसके नज़दीक नहीं होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर नहीं होता है, कैप्रिकॉर्न नहीं होता है। तो किसके नज़दीक है, पोल्स के नज़दीक है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा पोल्स, ए, ध्रुव के नज़दीक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग पेशवा हैड द लार्जेस्ट अंपायर ऑफ मराठा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे निम्न में से किस पेशवाओं का, पेशवा में से सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य था, मतलब कि किसके समय में मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सबसे ज़्यादा विशाल किसके समय में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजीराव। तो बाजीराव मराठा के समय में मराठा साम्राज्य सबसे ज़्यादा बड़ा था और सबसे ज़्यादा, मतलब कि अपने चरण पे थी, मतलब अपना उसका अच्छा समय चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र कवर करती थी, वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र को जीते हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव। तो आप लोगों को याद रखना होगा बाजीराव। तो आपको याद रखना इसका आंसर होगा ए, बाजीराव। और इस पे ही जो मूवी बना है बाजीराव मस्तानी, तो इसी पे बना हुआ है, इसी पे बेस्ड मूवी। अगर आप लोग बाजीराव की कहानी जानना चाहते हो तो आप लोग उस मूवी को देख सकते हैं। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, वो है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश सरकार में सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है हमारा हिस्ट्री से।
ब्रिटिश सरकार में सिविल सेवा का शुरुआत किसने किया था? तो बैरन हास्टिंग ने किया था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बैरन हास्टिंग ने शुरू किया था हमारा सिविल सर्विस की परीक्षा या सिविल सेवाओं को शुरुआत उसने ही किया था। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का पिता के रूप में माना जाता है। और इसमें क्या लिखा होता है? पेशवा बाजीराव इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर आफ्टर शिवाजी इन मेकिंग द मराठा एम्पायर। तो मराठा साम्राज्य के बनाने में शिवाजी के बाद पेशवा बाजीराव का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो माने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 9वें प्रश्न पे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है विच ईयर द फर्स्ट रेलवे वाज लेड बिटवीन मुंबई एंड थाने। तो भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई होगी? शायद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग इसको बस ये याद रखना है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में 16 अप्रैल। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा भी होगा कि भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच 32 किलोमीटर की लंबी लाइन खोली गई थी। और बम्बई से थाने के बीच पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। फिर 10वां क्वेश्चन जो है द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन किसका, जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका में तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो इसमें से मैंने जैसे नीचे लिखा है शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले देश कौन? सबसे पहले चाइना आता है, फिर सेकंड में हम लोग भारत है, और फिर तीसरा पे अमेरिका आती है, फिर इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील है 5th नंबर पे। तो ऐसे करके आपको भी इसे क्रम में याद कर लेना है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना का सब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर हम लोग 2 पे आते हैं और 3 पे कौन आता है? तो अमेरिका आता है। तो 3 नंबर के बारे में शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि 1, 2 बहुत लोगों को पता होता है, 3 के बारे में नहीं पता होता है। तो आप लोग 3 नंबर भी याद रखिएगा, अमेरिका है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है रिंग ऑफ फायर सिचुएटेड, अग्निवलय कहाँ स्थित है? तो अग्निवलय के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा। अग्निवलय पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में स्थित है अग्निवलय। तो वहाँ पे अग्निवलय उसे क्यों कहा जाता है? तो अग्निवलय में एक पैसिफिक ओशियन है और उसके किनारे का जो लैंड एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनो होता है, बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब भूकंप आते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनो इरप्ट करते रहते हैं। इसलिए उस एरिया को अग्निवलय कहा जाता है, क्योंकि वोल्केनो में तो आग ही होता है और भी कुछ रीजन्स है जिसके कारण उसे अग्निवलय कहा जाता है। तो भूकंप आने से उसके टेक्टोनिक प्लेट्स भी हिलते हैं, इसलिए उस एरिया को अग्निवलय कहा जाता है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है, पैसिफिक ओशियन में है ये अग्निवलय। तो अब हम लोग आए थे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में 12 नंबर प्रश्न है क्या है? निम्न में से कौन राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है? तो शायद आप लोगों ने सार्क के बारे में पढ़ा होगा। सार्क में 7 सदस्य हैं और 7 एशियाई देश हैं। तो 7 एशियाई देश में कौन कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है। और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान है। 7 देश हैं। और 8वां जो यहाँ पे ऑप्शन है कंबोडिया। कंबोडिया एक सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कंबोडिया हो जाएगा, डी। कंबोडिया सार्क का सदस्य नहीं है। और सार्क का जो फुल फॉर्म वो क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग याद रखिए, आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और आपको 7 देश का नाम याद रख लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, ये 7 देश हैं सार्क में। आप लोगों को इसे याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? शायद आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने बचपन में 2800 स्टेट का कैपिटल याद किया होगा। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश का कैपिटल तो याद ही होगा क्या है। तो इसका कैपिटल क्या है? लखनऊ है। हिंदी में भी आप लोग देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। आप लोगों को पता होगा आंसर इसका उत्तर प्रदेश है। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, द बाउंड्री ऑफ यूपी इज टच्ड बाय 9 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूपी का जो बाउंड्री है वो 9 स्टेट या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से सटी हुई है, मतलब कि छूती है। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है, यूपी का बॉर्डर कितने लोग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को छूती है? तो ये 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को छूटी है। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ही सुना होगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हिमालय का। मैंने पहला क्वेश्चन में वही आपको हिमालय रेंज का एक
रेफरेंस दिया था और माउंट एवरेस्ट का मैंने नाम लिया था। तो ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और इसकी हाइट कितना है? तो 8849 मीटर। इसका हाइट अभी बढ़ गया है, 1 मीटर थोड़ा सा बढ़ गया, पहले 8848 मीटर था और अब कितना है? तो 8849 मीटर है। और फिट में भी अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं 29,032 मीटर है, 29,032 फीट है। तो आप लोग ऐसे करके मीटर और फीट दोनों में माउंट एवरेस्ट की हाइट को याद रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आप लोगों को इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में पता होगा, पहला प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का? तो इंडिया का पहला प्रेसिडेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बी आंसर इसका सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। आप लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग आगे क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो उसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और इन्हें ही पहला प्रेसिडेंट चुना गया था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी याद रखना है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है ये संवैधानिक सभा के भी अध्यक्ष थे। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट फॉर ए प्रेसिडेंट? तो भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सबसे कम एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो आप लोगों को पता होगा इसके लिए 35 साल होना चाहिए। अगर आप लोग 35 वर्ष के हैं तभी आप लोग प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं या प्रेसिडेंट कैंडिडेट में आप लोग खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो 25 है। और आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा में अगर कोई भी कैंडिडेट मेंबर बनना चाहता है या इलेक्शन लड़ना चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम एज कितना है? 25 साल है। और अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए वो एज कितना है? वो 30 साल है। अगर वो 30 साल का है तभी वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। और अगर 25 साल का है तो लोकसभा के लिए एलिजिबल है, लोकसभा का मेंबर बन सकता है। और ऐसे ही आप लोग डिफरेंट चीज़ों का याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका भी थोड़ा नोट बना के आप लोगों को ये लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रखे। तो इसका मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना है? प्राइम मिनिस्टर के लिए आप लोग 25 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कितना होता है? 25 ईयर होता है, 35 ईयर्स। तो आपको ये भी याद रखना है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में आप लोग जल्दी से लिख सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सबसे कम एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल का वो होना चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। तो अब हम लोग जा रहे थे अपने लास्ट पेज पे। आज का 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, 20 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया था, फिर कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा और भी प्रश्न। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी आपको जस्ट राज्यसभा का एज के बारे में बताया और यहाँ पे राज्यसभा का एक और भी क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों के सामने। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को पता होगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है। मैक्सिमम भी इतनी ही है। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है? वो 250 है। आप कम से कम राज्यसभा में सबसे ज़्यादा राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें कि 238 मेंबर लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, मतलब कि चुनाव होके या उनका अलग प्रोसेस है उनका चुनाव कैसे हो जाता है। और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, मतलब कि नामित किए जाते हैं। या राष्ट्रपति जिसका भी नाम लेते हैं, कला के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स से, साहित्य से, इन सभी क्षेत्रों में से किसी भी एक 12 लोगों का राष्ट्रपति नाम लेते हैं जो कि राज्यसभा का सदस्य बनते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर बने थे, वो भी कला के क्षेत्र से थे। और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि राज्यसभा का सदस्य बन चुके हैं अपने राष्ट्रपति के मनोनीत करने के बाद। तो आपको बस याद रखना है राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 250 है। तो आप लोगों को बस याद रखना है ये 250। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। हु वन ऑफ द फ्लोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? तो लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे? इनमें से कौन थे? ठीक है, निम्न में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? बेवेल, एटली, माउंटबेटन, क्रिप्स। तो एटली नहीं था, एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। बेवेल भी नहीं था, क्रिस्प भी नहीं था। क्रिस्प मिशन आया था वो 1942 में ही आया था। फिर वो भारत का जो गवर्नर जनरल था लास्ट, वो कौन था? माउंटबेटन था इसमें से। ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, मतलब कि अंग्रेज अगर लग जाएगा, तो हो जाएगा माउंटबेटन। और माउंटबेटन जब छोड़ के गए थे तो उन एक ही बार कोई भी गवर्नर जनरल बना था, वो था सी राजगोपालाचारी। वो भी 1-2 साल के लिए बने थे और फिर गवर्नर जनरल का पद हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? भारतीय, सी राजगोपालाचारी। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? भारतीय, तो वो भी सी राजगोपालाचारी है। और अगर पूछा जाएगा अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा माउंटबेटन। तो आप लोगों को ये याद रखना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। लास्ट इंग्लिश गवर्नर जनरल शॉर्ट में लिखूँगा।
माउंटबेटन। और फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। लास्ट इंग्लिश गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। और जो इंडिया का, जो अगर पूछा जाएगा आपको इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे जो इंडियन थे, जो भारतीय थे, तो वो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो वो था माउंटबेटन। तो आप लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। आप लोग इन चारों प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न है अगला, लीमा इज़ द कैपिटल ऑफ। तो लीमा किस कंट्री का कैपिटल, लीमा किस देश की राजधानी है? तो शायद आप लोगों ने पेरू का नाम सुना होगा। पेरू एक साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू, और उसी की राजधानी है लीमा। तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। या लीमा की राजधानी लीमा किस देश की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी है। और मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, लीमा इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पेरू। तो लीमा क्या है? कैपिटल पेरू का, और पेरू देश का सबसे बड़ा शहर है। लीमा राजधानी है और पेरू का सबसे बड़ा शहर भी है। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ध्यानचंद का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये हॉकी जुड़े हुए थे। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग इसे हॉकी लगा लीजिए टिक, और इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ही इज ऑफन रिफर्ड एज द हॉकी का जादूगर। उन्हें अक्सर हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता था? तो ध्यानचंद को कहा जाता था। और भी मैंने ऊपर कुछ छोड़ा था क्या? हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो संविधान सभा जो कि 1946 से 1950 तक के लिए बनी थी ताकि भारत का संविधान बन सके, उसे संबोधित करने वाले अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो आप लोगों को ये 200 प्रश्न याद रखना है, और 200 प्रश्न के साथ मैंने जो भी डिटेल आपको बताया है आपको वो भी याद रखना है, ताकि जो भी कुछ क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड तो आप लोग उसे बना पाएँ। तो मैंने आपको देख सकते हैं, आप लोगों ने मैंने 20 प्रश्न बताए हैं, और आपको बस इस 200 प्रश्न के साथ साथ आपको जो भी मैंने एक्स्ट्रा बताया है आपको याद रखना है। और नोट में मैंने जो भी लिखा वो भी आपको आसानी से कॉपी में लिख लेना है, ताकि जब भी कुछ प्रश्न आए इससे रिलेटेड तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। शायद आपको क्लास अच्छा लगा हो। ये मेरा पहला क्लास था, अगर कुछ गलती हुई है तो आप माफ़ करिएगा, आगे मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और बस आप लोग जाइए, इस क्वेश्चन को याद करिए। अगर BHU में पढ़ना है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आके आपको ज़िंदगी में आगे भी काम आएंगे। जो भी एंट्रेंस दीजिएगा, आप जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।